हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल तीसरे चैप्टर के खात्मे के कगार पर हैं। जैसा ही आपको पता है कि जैसे ही मुगल ख़त्म होता है उसके बाद मराठा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुगल में भी 2 वीडियो रह रहा है शायद, क्योंकि आज हम केवल मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में बताने वाले हैं आपको। पतन के बाद इसके बाद हम आ जाएंगे किस क्षेत्र में कितना अच्छा काम किए, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने कितना अच्छा काम किया, शैक्षिक क्षेत्र में इन्होंने कितना काम किया, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये सारे बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा ये वाला भी और इसके बाद वाला भी, तो आप देखते रहिए। आराम आराम से हम चलते हैं और बिल्कुल धांसू तरीके से दोस्तों, ठीक है, अपना काम करते हुए आराम आराम से चलेंगे। बस एक काम आप लोग को शायद नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैथ के वीडियो के प्लेलिस्ट में मैथ का वीडियो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में आइए, मैथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मैथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हर संडे को आपको टेस्ट होता है। जैसा कि जो बच्चे डेली हैं, रेगुलर हैं, उनको पता होगा कि हर संडे को सर टेस्ट लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे कराते हैं और वह अपना देते भी हैं। काफ़ी अच्छे बच्चे जुड़ते भी हैं, पेपर भी देते हैं, आराम से करते हैं। क्योंकि जो सीरीज हम चला रहे हैं ना, आपका श्योर सीरीज ही है, ठीक है ना। आपका श्योर सीरीज मैथ का है। जितना भी आपको कराया गया, आपके सिलेबस पूरा खत्म कर दिया गया है मैथ का। इसके बाद उसको कराया जा रहा है। जल्द ही सामाजिक विज्ञान भी खत्म होगा आपका, और साइंस भी हम ही पढ़ा रहे हैं भैया। संस्कृत के लिए एक नई मैम आई हैं आप लोग के लिए। आप धुआंधार तरीके से उनके लिए उनके साथ पढ़ाई करिए और उनको सपोर्ट करिए। थोड़ा सा नहीं है तो सपोर्ट करेंगे आप, दरअसल तभी वह चैनल पे बन पाएंगी, है ना। और आपकी हिंदी की क्लास अंजलि मैम द्वारा लिया जा रहा है, और बाकी जो टेस्ट सीरीज है सारे सब्जेक्ट का, वह हमारे नीलम मैम द्वारा कराया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं वो जाग जाएं भैया। थर्ड से में एक भी बैक नहीं आने देना है, ठीक है ना। आप लोग लगे रहिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण को भी, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमको मिलता है कि टेट वगैरह का इन्फॉर्मेशन, तैसे ही वहाँ पे क्लास लग जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे पहले से हिंदी के काफ़ी क्लासेस पड़े हुए हैं टेट के लेवल के। आप देखिए चैनल पर आके, और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको SCF LCM, ठीक है, या और आपका जो गुणनखंड विधि है, ये सब सारे वीडियो उस चैनल पे पड़े हुए हैं। आप जाएंगे तो वहाँ से कवर कर सकते हैं अपना सब कुछ बिल्कुल फ्री में। बाकी यहाँ से कवर हो रहा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं भैया कि मुगल साम्राज्य का पतन आखिर कैसे हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है 1526 ईस्वी में, एक मिनट 1526 ईस्वी में बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, लोदी वंश को हरा के, इब्राहिम लोदी को हराया था, डेफीट किया था 1526 के पहली पानीपत की लड़ाई में। हालांकि जो बाबर का पहला अभियान होता है भारत पर, वह बाजौर के युद्ध से शुरू होता है। बाजौर का युद्ध 1519 में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है बाबर का भारत पर सबसे पहला अभियान कौन से युद्ध से होता है, तो अधिकतर बच्चे 1526 लगा के चले आते हैं, और वहीं से उसी जगह से वह अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है, शायद पहला वीडियो जो बच्चे देखे हैं उनको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था बाजौर का युद्ध, जिसे बिजनौर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1519 में हुआ था। क्योंकि 1526 हमने कार्यकाल भी बताया हुआ है आपको, आज भी बता देंगे लास्ट में जाते जाते, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया बाबर ने, और मुगलिया साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल साम्राज्य कहाँ से आए हैं, सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए हम पतन की तरफ चलेंगे, है ना। इनका कैसे खात्मा हो गया, आखिर क्यों इनका खात्मा हुआ, ठीक है। तो लगभग माना जाता है जो रियल शासन था पूर्व मुगल काल, मतलब कि बाबर से लेके औरंगजेब तक, 1707 तक माना जाता है कि अच्छे खासे शासक रहे हैं, जो कि क्षेत्र विस्तार मतलब कि क्षेत्र विस्तार पर ध्यान देते थे। क्षेत्रीय विस्तार, राज्य को बढ़ाना, फैलाना ना, इस तरह की बातों पे ध्यान देते थे और ताकतवर थे। उनके बाद लगभग माना जाता है कि 200 साल तक, मतलब 1526 से लेकर 1707 तक माना जाता है, लगभग 200 सालों तक अच्छा खासा शासन चलता रहा। वो तो खैर अलग बात है कि 1857 में विद्रोह होता है, 1857 की क्रांति। उस समय लास्ट बहादुर शाह जफर होता है, जिसको अंग्रेजों ने रंगून भेज देते हैं, ठीक है। रंगून में उनका उसी जगह मकबरा भी बना हुआ है ना। ये तो बातें अलग होती हैं, क्योंकि उस समय 1707 के बाद जो शासक होते हैं दोस्तों, वह कह लीजिए कि एक उत्तराधिकारी की तरह नहीं हो, मतलब उत्तराधिकारी तो होते हैं लेकिन वह अच्छे शासक के रूप में नहीं देखे जाते हैं। अभी उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पतन के एक कारण वही लोग हैं, है ना। दूसरी बात हम कर लेते हैं, हुमायूं के समय साम्राज्य पर भयंकर संकट आन पड़ा था। जैसा कि आपको पता है बहादुर शाह बहादुर शाह करें, शेर शाह सूरी दौड़ा दौड़ा के मारा था इनको। इतना मारा था बेटा, 2 बार, एक बार मारा
1539 की लड़ाई में एक बार जब मारे इनको डीसी के चौसा चौसा की लड़ाई, डीसी के कन्नौज की लड़ाई, जिसे हम बोलते हैं बिलग्राम की लड़ाई, कन्नौज 1539 1540 दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो हुमायूं पहले लड़ाई में तो हारता है, मतलब पहली बात तो इसको बहुत ज़्यादा छेड़ता है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी परेशान हो जाता है बेचारा, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चे को दे देता, भैया तुम ले जाओ अपने मुगल सेवा में लगा लो इसे। वो मुगलों की सेवा करने लगता है, लेकिन फिर भी हुमायूं इसको खोदता रहता है। जैसे होता है ना भैया, आदमी कब उब जाता है, जब खोदते खोदते उसको मतलब परेशान कर दो, एक तरह से परेशान हो जाता है आदमी। आदमी ताकतवर है, लेकिन उस समय सही समय क्या वेट करता रहता है शेरशाह। जैसे उसके पास सही समय आता है तुरंत ये हल्ला बोल देता है, और होता है चौसा की लड़ाई। 1500 चौसा की होता है ना, डीसी के चौसा होता है, फिर उसके बाद कन्नौज होता है। कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो 1539 में इनको हरा देता है। ये घोड़े से कूद जाते हैं पानी में, अपना मतलब ये तैर वर के कैसे वापस आ जाता है। उसी जगह से एक मल्लाह को पकड़ता है, कल ये आधे दिन के लिए सत्ता दे देता है। आधे दिन के लिए जो सत्ता देता है जिसको, वो भैया चमड़े की सिक्का चला, मतलब चमड़े का सिक्का चला, मतलब कि नोट चलाते हैं, है ना। इस कलेजे की अपना पैसा रुपया जो भी चलाता है चमड़े का चलाता है। लेकिन फिर वो आता है, भैया कैसे हार गए हम, फिर चलते हैं ससुरा, इसको पहले मार के आते हैं। वो आता है फिर से, बिलग्राम की लड़ाई होती है 1540 में, फिर हार जाता है। इस बार इतना दौड़ा दौड़ा के मारता है इनको, ये देश से चले जाते हैं, 10 से 12 साल तक लापता होते हैं। फिर जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, फिर से वो अपना आता है, सत्ता स्थापित करता है, पुनः अधिकार कर लेता है 1556 में मृत्यु होती है। फिर यहाँ से शासन हो जाता है अकबर का। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का विकास चरमो उत्कर्ष पे था, मतलब कि बहुत ही ऊंचाइयों पर चल रहा था। जैसा कि आपको पता है, इनके समय काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए थे। दुर्गावती के साथ हो गया, राज क्या नाम था उसका, बाज बहादुर, रूपवती की कहानी हमने आपको सुनाया, चांद बीबी की कहानी आपको सुनाया। मतलब ये सारे कहानियाँ जो थी इसी के समय फेमस हुई थी। कहा जाता है अकबर महान है, लेकिन कहानियों को सुनने के बाद लगता है अकबर महान नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ था, है ना। क्योंकि अपने एज से कर लिया, अपने मम्मी के एज के औरतों से शादी किया था। जो इसका संरक्षक था बैरम खां, उसकी पत्नी से शादी कर रखा था, है ना। ये सारी बातें थी जो कि निकल के आ रही थी। इसी के पास था बेटा, एक तरह से कर लीजिए कि इसका हरम दल था, एक हरम दल चलता था धाय माँ का, इसके धाय माँ थी, इसका एक हरम दल चलता था। इसके धाय माँ की मृत्यु के बाद वो बंद हो जाता है ना। ये सारी बातें थी। इसके धर्म दल में लगभग 5000 दासियाँ थी, सबके साथ संभोग करता था, और इस वजह से इसको बोलते हैं अकबर महान नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसा काम किया, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम को मिलाने का यह काम किया, सहयोग किया, उनके भावनाओं को मतलब मिला दिया आपस में, जजिया कर बंद किया, तीर्थ यात्रा कर बंद किया, सती प्रथा पे बैन लगाया, मतलब ये सारी चीज़ें किया, जिससे कि हमको लगता है हाँ कुछ यह काम किया है। इसके बाद आते हैं जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक तथा राजपूत नीतियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अकबर तक तो शासन सही चलता होता है, कि अकबर तक सिख का भी रिलेशन अच्छा रहता है, मराठों का भी रिलेशन अच्छा रहता है, मतलब सारा रिलेशन अच्छा चलता रहता है। लेकिन जैसे जहांगीर आता है और खटास पड़ जाता है हमारे सिख गुरुओं में। 10 सिख गुरु होते हैं, हम आपको कितनी बार भी बता चुके हैं, है ना। जैसे जहांगीर जो है अर्जुन देव को मरवा देता है, और तेग बहादुर को मरवाने वाला औरंगजेब होता है। ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं, आप बताएंगे। सबसे धार्मिक जो विद्रोह होता है शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय, सिखों का होता है, आपको पता होना चाहिए। उसी समय जो फतेह रहते हैं, और कह लीजिए उनके जो आपके गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को वह चुनवा देता है दीवार में, क्योंकि वह कबूल नहीं करते हैं क्या, इस्लाम धर्म। भैया सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही था। जबरदस्ती, भाई तुम राजा क्यों हो, जबरदस्ती काम करवाओगे प्रजा से, ठीक है। तो इन सब बातों को लेके इस वजह से यह भी कारण एक बन जाएगा लास्ट में पतन का इनका, हम बताएंगे अभी। अब औरंगजेब की नीति आ जाती है। औरंगजेब की नीति जो होती है बेटा, मुगल के पतन के बिल्कुल कगार पर खड़ा कर देती है लाके, जो औरंगजेब की नीति होती है। औरंगजेब के बाद अयोग्य साम्राज्य, मतलब अयोग्य शासक आना शुरू हो जाते हैं। यह भी एक तरह से कारण बन जाता है इनके पतन का। अब मेनली जो है मुगल के पतन का 2 कारण है। पहला कारण है प्रशासनिक तथा राजनीतिक कारण। पहला जो कारण है प्रशासनिक तथा राजनैतिक कारण, या फिर राजनीतिक कारण लिख लीजिए, राजनीतिक कारण बेटा। 2 कारण, पहला प्रशासनिक तथा राजनीतिक, और जो दूसरा है बेटा वो आर्थिक कारण है, जो कि इसको बिल्कुल धराशायी कर देता है आर्थिक कारण। क्योंकि आर्थिक स्थिति जब जिसकी खराब होती है ना, उसकी पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। प्रशासनिक राजनीतिक तो मान लीजिए सुधारा जा सकता है, लेकिन जब आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तो माँ बाप भी भूल जाते हैं कौन है। हम इस तरह की बातें देखने को मिला इसके साथ। अब देखिए यहाँ से जो इसका प्रशासनिक और राजनीतिक कारण का पहला जो कारण था बेटा, उसमें क्या था, उत्तराधिकार संबंधित सुनिश्चित, एक मिनट रुकिएगा तो, चलिए ठीक है। अब देखिए जो इसका उत्तराधिकार संबंधी सुनिश्चित नियमों का अभाव था। जो उत्तराधिकार संबंधी सुनिश्चित
नियमों का अभाव, यह पहला था इसका प्रशासनिक और राजनीतिक कारण में, मतलब कि उत्तराधिकार। आपने देखा होगा बेटा, हर बार मुगल झगड़ा करते थे, मतलब कि अपने में ही बहस करते थे, गृह युद्ध छेड़ देते थे। जैसा कि औरंगजेब के समय हमको देखने को मिला कि चारों भाई, जो शाहजहां के लगभग 14 पुत्र थे, 14 पुत्र में जो छठा पुत्र था औरंगजेब था, पहला पुत्र रहता है दारा शिकोह रहता है। दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के लिए वो जब सौंप देते हैं, बना देते हैं उत्तराधिकार अपना, तो औरंगजेब मतलब कि और जो उसके दो भाई रहते हैं अलग अलग स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। औरंगजेब कूटनीतिक तरीके से अपने भाइयों से मिलता है पहले, फिर अपने अनेक भाइयों को हरा देता है, फिर उसके बाद जिससे मिला होता है जिस भाई से, उस भाई को भी वह जान से मरवा देता है। मतलब इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिला। राजगद्दी के लिए आपस में ही कुल में भी मतलब कि एक तरह से उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता था। यह भी एक इनका पतन का कारण था बेटा, क्योंकि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यह बन जाता है बाद में इन लोग की स्थिति। जब अपने भाई से मतलब अपने घर में विद्रोह कर देते थे, तो बाहर वाला क्या सोचेगा, जब आप हरा दोगे उसे, आप कमजोर बन जाओगे, तो एक तरह से ये कारण तो बनेगा ही ना, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, या फिर कह लीजिए जिस थाली में खाना उस थाली में छेद कर देना। ये बातें रही हैं हमारे देश के हर समय। जब आप पढ़ेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, तो उस समय देखेंगे आप कि बहुत सारे ऐसे हमारे वीर रहे हैं धरती पे, भैया जाकर अपने ही देश में रहकर अपने देश की चुगली करते थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज जो है उस बात को पता करके, जैसे कि आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे देश में बेटा, वो चाहता तो सफल हो जाता, लेकिन कुछ बेवकूफ़ हैं जो हमारे देश में रहकर हमारे देश से गद्दारी करते थे, है ना। वो सारी बातें ले जाकर अंग्रेजों को बताते थे। और जिस समय अभियान होने वाला था दिल्ली वाला 1857 मंगल पांडे वाला क्रांति बेटा, जिस समय वो जाने वाले थे उससे पहले कुछ दिन पहले ही वह एक चुगलीखोर था, वो जाके बता देता है अंग्रेजों को कि इस समय यह लोग दिल्ली पर हमला बोलने वाले हैं, दिल्ली को हड़पने वाले हैं। बस अंग्रेज सावधान हो जाते हैं और कुछ दिन पहले से प्रोग्राम बनाने लगते हैं, बस हार जाते हैं लोग आके। तो एक तरह से यह कारण हुआ बेटा। जो दूसरा कारण है इसका पतन का, तो बताएंगे औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। जो औरंगजेब के बाद आते हैं, दूसरा कारण लिखिएगा, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी बेटा लिख लीजिएगा, उत्तराधिकारी, ठीक है, लिख लीजिएगा, सही होगा आपका, लिख लीजिएगा इसको। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, ये तो बहुत ही अहम कारण था, क्योंकि आपको पता है इसके बाद बहादुर शाह आता है। बहादुर शाह प्रथम आता है, जो कि 1707 से लेकर बेटा 1712 तक रहता है, 1712 तक रहता है। इस बहादुर शाह को हम लोग क्या कहते हैं साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जहांदर शाह आता है 1712 से लेकर 1713 तक, इसको बोलते हैं लंपट मूर्ख। जो जहांदर शाह होता है ना, बिल्कुल लंपट होता है, मूर्ख होता है, कोई काम बिना समझे बुझे करता था। उसके बाद बेटा आ जाता है फर्रुखसियर को बोलते थे घृणित कायर। यह ससुरा बेहद हरामी था, है ना, बेहद, मतलब कह लीजिए 1713 से लेकर 1719 तक रहता है, लेकिन यह भोग विलासी हो जाता है। भोग विलासी कह लीजिए, अभी तो यह थोड़ा बहुत रहता है, अभी आगे आने वाले जितने शासक होंगे लगभग 30 साल तक भोग विलासी बना रहा आपका मोहम्मद शाह, 30 साल तक रहा। अब 30 साल तक जब तो कोई काम आप नहीं करेंगे, तो आपका जो साम्राज्य होगा कैसा होगा बताइए, वहाँ की जनता क्या सोचेगी। जनता तो यही कहेगी भैया राजा, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, अगर वो काम करना बंद कर दें, भोग विलासी मतलब कि अपना काम करना बंद करके कुछ अन्य काम या फिर अपनी एनजीओ वगैरह चलाने लगे, तो कैसा होगा, देश क्या अच्छा चल पाएगा, नहीं ना। तो यही सारी चीजें रहती थी, इसके पतन का कारण बन गई। अब इसके बाद आ जाता है बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, उसके बाद बेटा रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह जो होता है बेटा 1719 से लेकर 1748 तक रहता है। यही ससुरा इतना ज्यादा समय खींच देता है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, 1 मिनट, हाँ, नादिर शाह का आक्रमण इसी समय होता है। नादिर शाह आता है, लूटता पाटता है सारी पैसे सारे रुपए, और कह लीजिए जो आपका कोहिनूर हीरा होता है, और कह लीजिए आपका यह तख्ते हाउस होता है, तख्ते हाउस का लास्ट सबसे बैठने वाला मोहम्मद शाह होता है बेटा, मोहम्मद शाह होता है। और इसी के समय आक्रमण वगैरह होता है और अपना सब कुछ लूट पाट के लेके चला जाता है। उसी तख्ते हाउस को शाहजहां ने बनवाया था, है ना, याद रखेंगे, क्योंकि शाहजहां के काल को ही बोलते हैं स्थापत्य कला का काल, है ना, ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा आपको पता है फिर अहमद शाह अब्दाली आ जाता है। अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, जिस समय बहुत सारे लूटपाट भी हुआ था। सैयद बंधु के थे, मतलब बहुत सारे सैयद बंधु थे। एक सैयद बंधु आपको पता होगा, जो आपके दो ऊपर वाले कौन थे, जिसका नाम बताए थे, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात को मरवा दिया था। या सैयद खां थे, मतलब ये सैयद बंधु थे, एक तरह से 2 मुस्लिम भाई थे, इन दोनों को मरवा देते हैं। बाद में अहमद शाह सतर्क हो जाता है, मोहम्मद शाह सतर्क हो जाता है, सोचता है कि ससुरा अब हमको भी बैठाएगा गद्दी पे और हमको भी बाद में मरवाएगा। मोहम्मद शाह का काम करता है, भैया तुम बैठाओ हमको, राज्याभिषेक करो, चलो उधरिया तुम्हारा गला रेत देते हैं। ले जाता है बगलियां, उनका साफा है कर देता है, मतलब उनका खात्मा उसी जगह कर देता है। बस यह कारण रहता है बेटा, आपको पता है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी बिल्कुल
बेहद ही खराब स्थिति में रहते हैं। इस वजह से राज्य आगे तक नहीं बढ़ पाता है। यह तो दूसरा कारण रहता है। तीसरा कारण क्या होता है तो बताएंगे, मुगल सरदारों में पारस्परिक द्वेष भाव। मुगल सरदार जो होते हैं ना, उनके बीच में मन मुटाव हो जाता है। मतलब कि सम्राट की दुर्बलता यहाँ पे देखने को मिलती है। जब सम्राट दुर्बल हो जाता है तो उसका लाभ उठाते हैं कौन? मुगल सरदार, और अनेक गुट बना लेते हैं। अनेक गुट बना लेते हैं। नूरानी का गुट बना लेते हैं, नूरानी ईरानी का गुट बना लेते हैं, अफगानियों का गुट बना लेते हैं, हिंदुस्तानियों का गुट बना लेते हैं। इस तरह सरदार अलग अलग खेमों में गुट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो प्रत्येक गुट अपना अपना काम सोचता है, अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात चाहता है, अपने आप को सोचता है कि हमारा वर्चस्व अलग है, और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इसको देखकर भी, जैसे कि आपको पता होगा कि एक हमने बताया था आपको, आपस में मतलब कह लीजिए आपस में खींचातानी करने लगे। ये चाहते थे, मतलब कि ईरानी चाहता था कि हम अपने आप को वर्चस्व कायम कर पाएं, और नूरानी चाहता था हम करें, अफगानी चाहता था हम करें, और हिंदुस्तानी चाहता था हम करें। इस तरह अनेक गुटों में बढ़ जाते हैं मुगल सरदारों के कह लीजिए कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण। मुगल सरदार मतलब वही आपके कह लीजिए कि जो आपके मुगल सम्राट के लापरवाही के कारण मुगल सरदार जो है बेटा, वह लापरवाही पे तुल जाते हैं। कह लीजिए आपस में लड़ाई करना, बहसबाजी करना, सैन्य पर न ध्यान देना, यह सब एक कारण बन जाता है, विद्रोह का कारण बन जाता है। और अलग अलग जगह से ये लोग सैन्य पे ध्यान न देते हुए, अपने सैन्य को न ध्यान देते हुए बेटा, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से करने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से भी एक तरह से इफेक्ट पड़ता है और इनका पतन का कारण बनता है। यह तो तीसरी बात रही। चौथी बात की बात करते हैं। चौथी बात क्या थी? निरंकुशता, शक्ति पर आधारित साम्राज्य। निरंकुशता का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल कह लीजिए कि स्थिर रहना, या फिर शिथिल हो जाना। शिथिल हो जाना मतलब कि शांत हो जाना। निरंकुश हो जाना, कोई मतलब कि एक तरह से कुछ हाथ में ना होना, है ना, इस तरह की। मुगल साम्राज्य के अधिकांश शासक निरंकुश थे। उन्होंने न मंत्रीगण की सलाह मानते थे, या कह लीजिए जो सम्राट रहते थे बेटा, वो खुद अपने मंत्रीगण की सलाह नहीं मानते थे। सरदार की बात छोड़िए, जो सम्राट होते थे ना, वो अगर मंत्रीगण की अपनी बात मानते ना, तो प्रजा खुश होती, और प्रजा की बात मानते तो प्रजा के अनुसार काम करते। तो आज मुगल भी मतलब कि मुगल उस समय विघटित न होता, या फिर पतन की तरफ न जाता, है ना। क्योंकि जब राजा प्रजा के अनुसार काम करती है, अपने मंत्रीगण के अनुसार, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी ये काम करते हैं कि जो भी काम करते हैं, कि मंत्रिमंडल है उनका, मंत्रिमंडल में 15 मंत्री, लगभग 29 मंत्री इस समय हैं, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू डिसाइड किया गया था पूरे मंत्रिपरिषद में 15% जो होंगे वो मंत्रिमंडल में होंगे, जो कि एक तरह से मतलब कि सलाह मशवरा करने के लिए होंगे प्रधानमंत्री के साथ। वही मंत्री से जो होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उनसे प्रधानमंत्री सलाह लेते हैं कोई भी कानून लाने से पहले, है ना। जैसे कि आपका आपका आया था सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल हो गया, आपका जीएसडी लगा था, जीएसटी हो गया बेटा, और जो पैसे रुपए जो आपके बंद हुए थे 2017-16 में, तो ये सब सारी बातें जो हुआ था, जैसे कि आपका जो 370 हटाया गया, ये सब सलाह मशवरा के बाद होता है। लेकिन इन लोग में निरंकुशता देखने को मिला मुगलों में, और ये बातें बहुत दिन तक चलती रही, तो आगे जाकर यही कारण बन गया पतन का। यह एक और कारण बन गया पतन का बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद आ गया मुगल सेना का अधपतन। अब मुगल सेना का अधपतन का मतलब हो गया, जो मुगलिया सेना थी ना, दिन पे दिन अनुशासित विहीन होती जाती थी, बिना अनुशासित तरीके से चलती थी। क्योंकि ये मुगल जो थे ना बेटा, वो साम्राज्य विस्तार पे तुले हुए थे। हम साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, हम बहादुर हैं, हम यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, लेकिन अपनी सेना पे ध्यान ही नहीं देते थे लोग। जब सेना पे नहीं ध्यान देंगे, सेना के अस्त्र शस्त्र खत्म हो रहा है, उसको नए नए हथियार की जरूरत है बेटा। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब भी हमारे यहाँ, हमारे लद्दाख पोर्शन में, हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य की तरफ, हमारे कह लीजिए कि पाकिस्तान पीओके वाले की तरफ, पीओके वाले बॉर्डर की तरफ, जब भी हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत उधर से मतलब चूंचा करते हैं लोग, तो भारत तुरंत तैनात कर देती है अपनी सेना, और तुरंत आधुनिक हथियार वगैरह मंगवाती है, और उन लोग को प्रोवाइड करती है, जिससे सेना खुश हो जाते हैं और अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं कि अब भैया कुछ नहीं, ना ही आर ना ही पार, सीधे वार, बस लड़ाई पे तुल जाते हैं। पर लड़ाई होगी और कुछ नहीं। इस तरह की संभावनाएं जब बनने लगती हैं, तो सेना का जो वर्चस्व होता है बेटा, सेना को जो प्रोत्साहन होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या था, अपने पे ही साम्राज्य विस्तार में लगे थे, इधर मारो उधर मारो, सेनाओं पे ध्यान नहीं देते थे। एक आने वाली स्थिति में इनकी सेनाएं धीरे धीरे एक तरह से कमजोर बनने लगी, और इनका यही पतन का एक कारण बन जाता है। 1 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं ना, 1 मिनट। हाँ बेटा, अब आ जाते हैं मोहम्मद शाह। क्योंकि हम मोहम्मद शाह की इस वजह से बात कर रहे हैं, मोहम्मद शाह उत्तर मुगल काल का एक शासक होता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह थोड़ा सा
उसमें ही देखा जाता है कि वह थोड़े से लंबे समय तक काम किया। और तो जो उत्तर मुगल काल के रहे फर्रुखसियर वगैरह, वो तो केवल एक एक साल, दो दो साल के लिए काम किए। लेकिन जो मोहम्मद शाह रहता है बेटा, वो काफ़ी समय तक काम करता है। यह 5वां नंबर का कारण है, सॉरी 6ठे नंबर का पतन का कारण आपको बता रहे हैं। मोहम्मद शाह की अकुशलता, आप हेडिंग डाल लेंगे, मोहम्मद शाह की अकुशलता। पहली बार ये ससुरा जो है 30 साल तक पहले बात काम किया बैठ के। जब 30 साल काम कर रहे हो भैया, तुम तो अच्छा काम तो करो कम से कम। मंत्रिमंडल की बात तो सुनो, मंत्रिमंडल क्या कहती है, मंत्री आपके क्या कहते हैं, आपकी प्रजा आपसे क्या चाहती है, आप ये बात तो सुनो। अपने ही राग में विलीन था ससुराई, नाचने गाने में मस्त रहता था। इसी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे, है ना। रातें बिताना अलग अलग औरतों के साथ, मतलब इस तरह की वैश्याओं वगैरह के साथ नाच, मतलब कि नाच देखना, ये सब सारा इसका एक तरह से भोग विलासी बन गया था ससुराई। है ससुरा तुम काहे मंत्री बने, काहे तुम बादशाह बन गए वे। हाँ, तो इस सब सारी बातें देखते हुए मोहम्मद शाह एक तरह से अकाल, मतलब कि कार्यकुशल नहीं रहा। इसका अकुशलता को देखते हुए इसके आने वाली जितनी पीढ़ियां थी ना, सब इसी रंग बिलाक में रंगने लगी। और यह भी एक कारण बन जाता है मुगलों का पतन का। आप याद रखेंगे बेटा, क्योंकि जब आपको पता है जब पिताजी घर में सही होते हैं तो बेटे भी सही होते हैं, थोड़ा सा दबाव में रहते हैं। जब भाई होता है घर में, जो बड़ा भाई होता है, अगर वो सही है तो आने वाले जो उसके भाई हैं सारे के सारे बिल्कुल मस्त होते हैं, डरते रहते हैं, दबते रहते हैं। यह डरते हैं, यह काम करने से डरते हैं कि जब मेरे भैया नहीं किए तो हम करेंगे तो ससुरा पिटाएंगे, मार पड़ेगी बहुत, है ना। तो ये सारी बातें यह कर चुका था। इसके आने वाली पीढ़ी इससे कुछ सीखी और वो अभी अपना भोग विलासी बनती की चली गई। लास्ट में पता है आपको, जो बहादुर शाह जफर थे दिल्ली पे आए, किसी तरह अपना आए, बुढ़े तो हो चुके थे, लेकिन 1857 क्रांति में उठा के फेंक दिए सब रंगून में उनको। जाओ भैया तुम गाना गाते गाते मेरे पिया गए रंगून, गाते गाते निकल लिए। उसी जगह उनका समाधि भी बना दिया गया, है ना। इस सब सारी बातें हमने आपको बता रखी है बिल्कुल डिटेल में। अब जो 7वां कारण बना इनके पतन का बेटा, शक्तिशाली सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे। जो 7वां कारण बना, महत्वाकांक्षी सूबेदार जो थे ना, सूबेदार, महत्वाकांक्षी सूबेदार, महत्वाकांक्षी सूबेदारों की बेटा यह क्या कर दिया, मतलब कि शक्तिशाली सूबेदारों की महत्वाकांक्षा कितना था। महत्वाकांक्षी सूबेदार लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए जो शक्तिशाली सूबेदार थे उनकी महत्वाकांक्षियों पे क्या इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि पता है जो मुगलों में महत्वाकांक्षी सूबेदार थे ना, जैसे जाट, जैसे उस समय देखा जाए तो बहुत सारे थे मुगलों में, और अनेक सूबेदार और थे जो जगह जगह किसान के तौर पे थे, उनकी बात हो रही है। महत्वाकांक्षी सूबेदार मतलब जाट के हो गए, जैसे हमने राजा राम के बारे में आपको बताया था, काफी खतरनाक था बेटा ये, है ना। उसका भतीजा आता है ना, छत्रसाल, ये भी काफी खतरनाक होता है। कह लीजिए कि वह तो लड़ाई भी किया था औरंगजेब के साथ, बाद में वह औरंगजेब की रणनीति समझ रहा था, इस वजह से औरंगजेब के साथ वह क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। बाद में जब औरंगजेब मर जाता है तो वह क्षेत्र फिर से अपने में ले लेता है। यह होती है दिमाग का खेल, क्योंकि उसको पता था ना औरंगजेब तो हरा नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ससुरा इतना बड़ा सेना लिया है, इनको कुछ देगा मार के, कुछ देगा, हम पिचक जाएंगे। इससे बढ़िया है कि भैया थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, इसको अपने रंग में रंग लेते हैं, क्योंकि उसके साथ वो रह चुका था ना, उसके पूरे रंग रंग से वाकिफ था वो। इसी तरह महत्वाकांक्षी सूबेदार का मतलब हो गया, मतलब जाट विद्रोह हो गया, बंगाल का सूबेदार विद्रोह कर दिया, हैदराबाद, अवध, पंजाब, अलग अलग प्रांतों के जो सूबेदार थे बेटा वो विद्रोह कर देते हैं। सम्राट बिल्कुल परेशान हो जाता है, और वह जो ये सब विद्रोही होते हैं बेटा, मतलब जो जाट हो गए, बंगाल हो गए, और यह हैदराबाद हो गए, यहाँ के जो सूबेदार होते हैं वो अपने आप को अधीनता से मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि यह बहुत अत्याचार करता था ना, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे मुगल। इस वजह से वह स्वतंत्र रूप से रहकर अपने, कम से कम अपनी प्रजा की, अपने गांव का तो सेवा कर सकते थे वो लोग। ये ससुरा तो कर नहीं रहा था, इस वजह से वो अलग अलग जगह से विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। एक वह भी कारण बन जाता है इनके पतन का, याद रखेंगे। अब इसके बाद साम्राज्य विशालता। इसका साम्राज्य इतना बड़ा था बेटा, आपको पता है पूर्व में मुगल काल से बीजापुर से लेकर गोलकुंडा तक, गोलकुंडा का सारा क्षेत्र बल्कि इसके क्षेत्र में आ गया था। लास्ट में जब औरंगजेब आता है तो गोलकुंडा को पूरी तरीके से अपने मिला लेता है। लेकिन बाद में जब यह, मतलब औरंगजेब का डेथ हो जाता है 1707 में, यह क्षेत्र इतना बड़ा होता है ना, कह लीजिए कि इसके भाइयों को पता ही नहीं था कि हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है, और लोग उधर से हड़पने लगे, लोग इधर से हड़पने लगे, मतलब हर तरीके से दबने लगे और सिकुड़ कर छोटे हो गए। इस तरह से यह भी एक कारण बनता है साम्राज्य की विशालता, है ना। यह भी आप लिख लेंगे, क्योंकि उत्तर मुगल काल में ये लोग किसी काम के नहीं होते हैं, आओ ले जाओ। क्योंकि औरंगजेब के काल में ही अफगानी आया था ना एक क्षेत्र, और औरंगजेब के नहीं बेटा, शाहजहां के समय एक अफगान शासक आया था और उनका क्षेत्र लूट लिया था, और वो कुछ नहीं कर पाए थे, सारा का सारा अपने मिला लिया था। इस तरह साम्राज्य विस्तार इसका इतना बड़ा था कि आने वाला जो शासक था उत्तर मुगल काल के, वह सब संभाल नहीं पाए और लूटने लगे, सब बर्बाद होने लगे, है ना। यह भी एक कारण बन जाता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति,
यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जरूर आप हेडिंग डाल के लिखिएगा जब आएगा कि मुगल का पतन बताइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए, इसकी धार्मिक नीति पहले यह रहती है, ये ससुरा काम करता है कि पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सबको इस्लाम कबूल करवाता है। अबे यार, तुम जो है कि भैया आदमी हो कि पंचर हो, तुम अगर मुगल हो, तुम सम्राट हो, तो तुम अपना मतलब कि जनता के हित के लिए तो सोचो। अगर जनता नहीं चाहती है, क्योंकि आज हमारा संविधान है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग बेटा किसी भी धर्म को माने, है ना, हम लोग कैसे हैं बेटा, हम लोग एक संगठित राज्य में हैं, हम लोग के संविधान में कोई ऐसा पर्टिकुलर धर्म नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुसलमान धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर चले जाएंगे आप यूएसए में, यूरोप में और बहुत सारी जगह देखेंगे, चीन में देख लीजिए, है ना, वहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म है। जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम कंट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग का कोई धर्म है ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। यह बातें हमारे संविधान में नहीं लिखी गई हैं कि हम किसी धर्म के हैं, ठीक है, यह बातें लिखी हुई हैं क्योंकि हम लोग बेटा सारे धर्म को हम लोग को छूट दिया गया है 24 यानी 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में, 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद जो हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हम लोग को स्वतंत्रता मिली हुई है, हम किसी धर्म को प्रचार कर सकते हैं अबाध्य तरीके से, मतलब कि बिना कोई बाध्य तरीके से मान सकते हैं, शांति स्वभाव से, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, आप किसी में जाके बेर। लेकिन इस ससुरा क्या काम करता था, जबरदस्ती करवाता था। आपको पता है सिख गुरु में जो आपके 7वें गुरु होते हैं, सॉरी 9वें गुरु होते हैं, तेग बहादुर गुरु, तेग बहादुर के बाद आ जाते हैं, तेग बहादुर के पुत्र होते हैं आपके लास्ट गुरु सिख के गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पटना में बेटा, पटना में हुआ था, मतलब कि बिहार में हुआ था बेटा। उनका जन्म जो पटना में हुआ था, उनके 4 पुत्र रहते हैं बेटा, 4 पुत्र में से 2 पुत्र रहते हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको जबरदस्ती सब उठा ले जाते हैं, क्योंकि जो इनके पिताजी होते हैं गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर, उनको और उनके 5 शिष्यों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल न करने की वजह से मार दिए थे। लेकिन बाद में गुरु गोविंद सिंह आते हैं और यह मतलब कह लीजिए कि शस्त्र सुटाना, मतलब कि लड़ाई वगैरह करना, है ना, कह लीजिए कि सारी चीज़ें बंदोबस्त कर देते हैं। सिख पहले तलवार नहीं उठाते थे, लेकिन इनके समय से लड़ाई झगड़ा सब कुछ स्टार्ट हो गया था बहुत भयंकर तरीके से। इसी वजह से आता है फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनके 2 बड़े पुत्रों को उठा ले जाता है, ठीक है। उसका जो सूबेदार होता है बेटा, वह इनको इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाता है। वो लोग जब नहीं कबूल करते हैं तो ये ससुरा मरवा देता है। मरवा क्या देता है, जिंदा दीवार में चुनवा देता है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे, हमने बचपन में देखे थे, हम बचपन में देखे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब कहानी हम देखते थे, जिससे कि बहुत मन लगता था, है ना। जैसे कि अली बाबा आता था और शक्तिमान वगैरह, ये सब कहानियाँ हम देखते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था सिस्टर में, है ना। तो वह सब सारी चीज़ें हमारे रही हैं, रंग में रही हैं। तो इन सब सारी चीज़ें से हम हमेशा इन सब से जूझते हैं, मतलब सीखने के लिए प्रयत्न करते हैं क्या क्या सीख लें। तो आप लोग ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ा करें। अब इस समय क्या हुआ बेटा, फतेह सिंह जोरावर सिंह को चुनवा देता है और यहाँ से मतलब कि इस्लाम धर्म कबूल न करें। इस तरह बहुत सारे लोगों को यह ज़बरदस्ती, जैसे कि जो अकबर था वह कह लीजिए कि जो जजिया करता उसको बंद किया था मुगल के समय, मतलब कि अकबर के समय जो मुसलमान थे और हिंदू थे, उनको क्या किया था, मिलवाने के लिए एक तरह से जजिया कर बंद किया था। बहुत सारे नियम कानून भी बदला था, लेकिन उसका बिल्कुल विपरीत बहुत सारे आने वाले जो शासक थे वह करते चले गए। इसी तरह औरंगजेब था, यह जबरदस्ती सबसे इस्लाम कबूल करवा रहा था, और न करने पर मारना, डांटना, लड़ाई करना, डराना, ये सारी सब धमकियाँ वगैरह देते थे। कुछ लोग तो कबूल कर लेते थे, लेकिन जो तगड़े में रहते थे ना, जैसे सिख के सब गुरु, सारे गुरु के बेटे, सारे के लोग तगड़े थे। जैसे चमकौर का युद्ध हमने कल पढ़ाया था आपको, चमकौर का युद्ध, चमकौर के युद्ध में जो इनके 2 पुत्र रहते हैं, बचे हुए 2 पुत्र, वह मारे जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम आपको बताए थे। इसके बाद बेटा जो मुगलों का पतन का कारण बनता है एक और, वो होता है मराठों, राजपूतों, सिखों के साथ दुर्व्यवहार करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप डाल के हेडिंग लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है मराठों के साथ दुर्व्यवहार करना, राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार करना, और जो जाट थे उनके साथ दुर्व्यवहार करना। जाट तो कभी इसके सामने घुटना टेकेंगे ही नहीं औरंगजेब के सामने। यह ससुरा नाकुए चने चबवा दिए थे इसको सब, है ना। जो सिख थे बेटा, सिख के साथ जब तक अकबर थे तब तक मतलब कि जो व्यवहार था उनका अच्छा था, लेकिन सिख के जो व्यवहार बिगड़ने लगे अकबर के बाद, जहांगीर से इन लोग के बीच में तनातनी होने लगी। ये पूछा जाता है तो बता सकते हैं आप कि सिखों के साथ मुगलों के साथ कब से तनातनी बढ़ने लगी, तो बताएंगे आप जहांगीर के समय काल से बेटा, है ना, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद औरंगजेब का डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी एक तरह से पतन का कारण बना।
औरंगजेब का डर, औरंगजेब किस बात से आखिर डरता था इससे सुरा इतना, मतलब कि अपने आप को वह सम्राट था, लेकिन क्यों डरता था? इस वजह से डरता था क्योंकि उसे पता था कि हमने इसे गृह युद्ध से हासिल किया है। इस जो सत्ता है हमारा, जिस सत्ते पे हम बैठे हैं, जो सम्राट बन के बैठे हैं ना, ये हम गृह युद्ध से हासिल किए हैं। किसी कह लीजिए कि अपने 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 निरंकुशता से मतलब कि अपने तेज से नहीं हासिल किए हैं, हम इसे जबरदस्ती हासिल किए हैं। अपने भाइयों को मारे हैं, अपने पिताजी को बंदी बनाए थे। इस वजह से इसके जो पुत्र रहते हैं उसको ये शिक्षा वगैरह नहीं देता है, सैन्य शिक्षा नहीं देता है, और इस डर से सोचता था कि भैया सैन्य शिक्षा दे देंगे या फिर कुछ इसको बता वगैरह देंगे तो इससे सुरा आएगा, हमको भी वही हाल करेगा हमारे साथ जो हम अपने पिताजी के साथ किए हैं, है ना। यह डर के मारे ये अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देता था, शिक्षा नहीं दिया, और यह भी एक पतन का कारण बन गया इसका, याद रखेंगे बेटा। अब लास्ट जो है बेटा, जो लास्ट है इसमें देखेंगे जो आपका राजनीतिक और प्रशासनिक में लास्ट जो कारण है पतन का, वह लिख लेंगे आप, औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब का दक्षिण नीति यह था बेटा, बीजापुर तथा गोलकुंडा के मुसलमानों के राज्यों को मुगल में मिला लेना। जब ये मुगल में मिला लेता है ना, तो जो मराठे होते हैं ना, वो सीधा का सीधा, क्योंकि आपको पता है जब दीवार खड़ी है तब तक पानी तो आर पार हो सकता है, कम जाए, लेकिन जाए न जाए, मतलब कह लीजिए न जाए, लेकिन जब दीवार को ही तोड़ दो ना तो पानी तो सतुरा जाएगा ही ना, जाएगा ही ना, जाएगा क्यों नहीं जाएगा पानी। जब हम किसी चीज़ को रोक के रखे हुए हैं, अगर उसी चीज़ को, जो मराठों को रोकने वाला है आगे से, अगर उसी चीज़ को हटा दें फाउंडेशन को, तो वो तो घुस जाएंगे भैया। बस यही हुआ, जो गोलकुंडा के बीजापुर के जो मुसलमान थे ना, उसको अपने मिला लिया, और इन्हीं लोग से थोड़ा सा दब के रहता था मराठा पूरा साम्राज्य शिवाजी वाला। इसके बाद हम लाएंगे उसी को, एक और वीडियो के बाद हम उसको लाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे बिल्कुल धांसू तरीके से उसमें भी। तो अब मराठा घुसने लगे सीधे, जब ये देख लिए कि बीजापुर वाला गोलकुंडा वाला क्षेत्र वह औरंगजेब अपने मिला लिया है, तो बस मराठा फ्री हो गए, सीधा घुस कर भैया। क्योंकि मराठों की रणनीति होती थी कि पहले लूटो खाओ मस्त रहो, है ना, लूटते थे बहुत शिवाजी, बहुत मस्त तरीके से लूटते थे, गरीबों को नहीं सताते थे, खैर मुगलों से बहुत चिढ़ते थे, है ना। तो लूटते थे उस क्षेत्र को, कह लीजिए कि टैक्स वगैरह भी लगा देते थे, जो टैक्स वगैरह देना चाहता था दे देता था अपने मन से, जो नहीं देता था उसके किले को जीत लेते थे, मतलब लूट लेते थे। लूटने की रणनीति रहती थी इन लोग की, काफ़ी खतरनाक तरीके से लूटते थे, मारते पीटते नहीं थे ज़्यादा, या कत्लेआम नहीं मचाते थे, बस लूटते थे। लूट कर अपना प्रजा को पैसे बांटना, अपने आप को मतलब कि अस्त्र से निपुण करना, ये सारी चीज़ें करते थे शिवाजी। उनकी कहानियां बताएंगे। अब इसके बाद बेटा आ जाता है मुगल साम्राज्य का पतन का कारण, आर्थिक कारण की तरफ चलते हैं। ये लिख लेंगे आप, आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण बेटा यह था, लिख लीजिए यहाँ पे, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, ये तो प्रशासनिक और राजनीतिक कारण हमने आपको बता दिया। अब आर्थिक कारण क्या रहता है, आर्थिक कारण में 3-4 लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होता है, आर्थिक कारण क्या होता है, कुछ आइडिया है? हमने इतना पढ़ा दिया, अच्छा कुछ आइडिया है? इकोनॉमिक रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। क्या था इकोनॉमिक रीजन जिससे डाउनफॉल हो गए, मतलब पूरी तरीके से हताश हो गए, पूरी तरीके से पतन की तरफ चले गए? क्या कारण था इनके एम्पायर का विलीन होना, इनके एम्पायर का नष्ट होना, क्या कारण था? अच्छा, आर्थिक कारण में क्या था? एक चीज सोचिए, जनता का उपेक्षा करना, मतलब जनता जो चाहती थी इनसे, जो जनता इनसे चाहती थी वह यह नहीं करते थे, जनता इनको उपेक्षा करती थी, इनकी मतलब कि जनता की बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि साम्राज्य विस्तार पे तुले हुए थे, साम्राज्य विस्तार पे तुले हुए थे बेटा, और जहां देखो तहां लड़ाई झगड़ा, और जनता की बातों को नहीं सुनते थे। इस वजह से जनता भी जगह जगह विद्रोह करने लगी। इसके बाद औरंगजेब ने अपने 50 वर्षों में, 50 वर्षों के कार्यकाल में न तो यातायात की व्यवस्था किया था, न ही आर्थिक मतलब कि न ही स्वास्थ्य की व्यवस्था किया था अच्छे से, न ही शिक्षा की व्यवस्था कर रखा था। इस वजह से भी जनता विद्रोह कर रही थी, और यह भी एक जनता का उपेक्षा था बेटा, याद रखेंगे। और एक कारण क्या था, औरंगजेब ने कृषि के विकास के लिए भी कोई काम नहीं किया था, थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन ज्यादा काम न करने की वजह से जगह जगह आपको विद्रोह देखने को मिल रहा था, है ना। यह भी एक कारण बन गया, आर्थिक कारण। जो जागीरदार थे बेटा, जो जागीरदार थे, जागीरदार की जागीरदारी जो बदली जाने लगी, जागीरदार की जागीरदारी जब बदली जाने लगी, तो लोग बहुत सारे पैसे लूटने लगे, और जो छोटे मोटे किसान थे ना, वह बेचारे बेतहाश हो गए और अपने आप को विद्रोह पे तुल दिए। जैसा आप एक सबसे खतरनाक विद्रोह मुंडा विद्रोह देखे होंगे, वो तो अंग्रेजों के समय हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 के आसपास में, 1899 में झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था। हम पढ़ाएंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री, तो बहुत मजे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजे मजे लेके, है ना, पढ़िएगा आप लोग। इसके बाद बेटा एक और विद्रोह होता है आर्थिक विद्रोह में, कृषि की अवनति। अवनति मतलब कि डूब जाना, उन्नति मतलब कि बढ़ जाना। ये आपके हिंदी में भी है, हिंदी हम पढ़ाएंगे तब तो आपको बताएंगे। अवनति उन्नति एक तरह से विलोम शब्द है दोनों, है ना। तो कृषि की अवनति मतलब कि डूबा देना, नैया डुबा देना भैया,
कृषि की, क्योंकि उस समय वह साम्राज्य विस्तार पे तुला हुआ था, कृषि पे ध्यान नहीं दे रहे थे ये लोग, जिसके कारण इनकी जो जगह जगह विद्रोह हो रहा था कृषि के कारण, जैसे जाट विद्रोह हो गया, सतनामी विद्रोह हो गया, बेटा हमने पढ़ाया, सिखों का विद्रोह हो गया, अफगानी विद्रोह हो गया, ये सब विद्रोह होते रहे, जगह जगह दबाते भी रहे ये लोग अपने सरदारों को भेज के। लेकिन जो सतनामी विद्रोह था, जो जाट विद्रोह था, कह लीजिए जाट विद्रोह को तो कभी दबा ही नहीं पाए लोग, और वह निरंतर चलता रहा, लास्ट में विजय हो जाता है। वह तब तक चलता रहता है बेटा, लास्ट औरंगजेब के लास्ट मरते दम तक वो चलता रहता है, मर जाता है औरंगजेब लेकिन उसको दबा नहीं पाता है जाटों को, विद्रोह को। तो यह भी एक कारण होता है किसी की अवनति का, याद रखेंगे। इसके बाद राजकोषीय रिक्त का, राजकोषीय रिक्त ससुरा ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। जब पता है आपको, जो भारत का राजकोष है अगर वह खाली हो जाएगा तो सोचिए कितनी ज्यादा विपत्ति आ जाएगी पूरे देश पे। अगर कभी ऐलान कर दे, कभी कह लीजिए कि वह घोषणा कर दे मोदी सरकार कि भैया हमारा राजकोषीय जो घाटा, मतलब राजकोषीय जो है बेटा वो खत्म हो गया है राजकोष, तो क्या वह अपने गवर्नमेंट बॉडी को, जो गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, सब जितने जितने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको पैसे दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना। क्या वो लोग हड़ताल नहीं करेंगे? जगह जगह हड़ताल देखने को मिलेगा ना, मिलेगा देखने को, क्योंकि आप कोरोना काल में देखे थे जो विद्युत क्षेत्र वाले थे, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, जो मैकेनिकल वाले पोर्सन के बच्चे थे, मतलब कि जो हमारे भाई थे, और इलेक्ट्रिकल वाले जो हमारे भाई थे, ये लोग जहाँ पे काम कर रहे थे ना, विद्रोह कर दिए थे भैया, क्योंकि इनको जो पता चला कि निजीकरण कर रहा है ससुरा। अब निजीकरण करना गलत बात नहीं है, सही बात है, अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाके देखें तो, है ना, रोजगार मिलेगा, लेकिन यह तो कहेंगे कि निजीकरण में थोड़ा सा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो हमारा, जैसे कि आप कभी प्राइवेट कॉलेज देखे होंगे, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में बहुत सारे अंतर होंगे। प्राइवेट कॉलेज को देखेंगे तो बेंच डेस्क जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सुसज्जित ढंग से लगे होते हैं, चमकते होते हैं। हमेशा जाएंगे तो एक झाड़ू पोछा लगाने वाला रहता है, आप बैठेंगे, बैठने से पहले कहेंगे यहाँ पे गर्दा है, ताव से कहेंगे गर्दा है ससुरा पोछ आके यहाँ पे, तू आएगा रुमाल उमाल लेके, भैया पूछेगा अपना, बैठो भैया। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अपने आप जाएंगे, पेज फाड़ेंगे, नहीं तो हथवे से ऐसे कौनो देख नहीं रहे, इधर उधर करेंगे, कौनो देख नहीं रहे, हथवे से पूछेंगे ना हाथ से। तो ये सारी बातें होती हैं गवर्नमेंट, और इस तरह हम आपको बता दिए, यह भी एक राजकोषीय का रिक्त का कारण बन जाता है बेटा, ये सब सारी चीजें, जिसके कारण औरंगजेब बिल्कुल परेशान हो जाता है। और अंतिम वर्षों में जो उसके सैनिक होते हैं ना, सैनिकों को देने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। जब कुछ नहीं बचेगा भैया, सैनिक के लिए बंदूक कहाँ से मंगाएंगे, गोली कहाँ से मंगाएंगे, तीर धनुष भाला ये सब कहाँ से लाएंगे? जब पैसा रहेगा तब लाएंगे, पैसा नहीं है तो कहाँ से लूटपाट करेंगे का? पहली बात तो मुगल जो होते थे अपने कलीजे के अपने साहस के नाम से नहीं जाने जाते थे बेटा, ये डर खौफ के नाम से जाने जाते थे। साहस के नाम से तो मराठा जाने जाते थे, साहस के नाम से तो हमारे महाराणा प्रताप जी जाने जाते थे बेटा। मारे थे इतना दौड़ा दौड़ा के ना कि अंतिम दम तक रो रहा था अकबर। लेकिन हम लोग उसको नहीं देखते हैं, और सारी बुक में ये सारी बातें नहीं लिखी होती हैं। लेकिन अगर हम लोग फील करने लगे ना, अगर देख लें, आप लोग को पढ़ाए थे, हम देखे थे वहाँ पे, आप लोग देखे होंगे, तो जब वह जब हमारे महाराणा प्रताप जी जब मार के उसे भागते हैं अपने चेतक के साथ, चेतक उनके साथ कितना वफादारी करता है। उनके जो दोनों भाई होते हैं वो बाद में आते हैं, बोलते हैं भैया हमसे गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए, जब ये घोड़ा है आपके साथ दे दिया, एक जानवर है, तो हम लोग तो खैर आपके भाई हैं, माफ़ करिए। तब तक महाराणा प्रताप जी कहते हैं लो भाई तलवार, अपना जो काम करना है आप कर लीजिए, आपके लोग तो मार ही दिए, मुगल तो मार ही दिए जहाँ पे आप जिसकी मित्रता करने गए थे, अगर आप भी अभी तक उसके मित्र हैं तो लो तलवार उठाइए, अपना काम कर लीजिए। लेकिन वो तुरंत पैर पे गिर जाते हैं, भैया ऐसी हमारे ऊपर ऐसे मानहानि मत करिए, हमको इस तरह पाप मत चढ़ाइए हमारे ऊपर, हम आपके शरण ले रहे हैं और आपके साथ रहेंगे जीवन पर्यंत। उस समय कसम खाते हैं महाराणा प्रताप जी की जब तक हम इस असुरा को हराएंगे नहीं, जब तक अपने पूरे साम्राज्य को, जो हमारा साम्राज्य है उसको हम जीतेंगे नहीं, तब तक हम जाएंगे नहीं, हम इसी अरावली के जंगल में रहेंगे, अरावली के पहाड़ी में रहेंगे। और उनकी जो 11 पत्नियां थी सब उनकी सेवा करने पे तुल गई। उनकी जो बड़ी पत्नी थी, सबसे ज़्यादा बड़ी पत्नी थी, वो उनकी सेवा करती थी काफ़ी, उनके बच्चे, इनके भाई, मतलब सारे लोग उनके साथ रहते थे। लास्ट में फिर लड़ाई लड़ते हैं और कह लीजिए अपने पूरे जितने भी राज्य रहता है उसको आज़ाद करवा लेते हैं। ये सारी बातें रहती, तो कहाँ से हारे भैया, हारे वो तो जीते ना, वो तो अपने अपने दम से मर गए। एक और महाराणा प्रताप रहे होते हैं ना, उनके मरने के बाद एक और महाराणा प्रताप रहे होते हैं, कब के उसी में सफाया हो जाता। अकबर लास्ट मुगल शासक होता, लेकिन नहीं था भाई द वे। और जो होना था, इतिहास में नहीं कहा जाता है कि यह होता तो वह हो जाता, क्योंकि इतिहास इतिहास होता है ना। चलिए, इतनी बातें थी पतन की। अब हम आएंगे एक और लास्ट वीडियो लेकर मुगलों पे, जो कि अनेक क्षेत्रों में इन्होंने क्या क्या काम किया है, ये अपने कितने योगदान दिए हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में ये कितने काम किए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने भाइयों को बताइए, उनका अगर बैक लगा है तो उनकी प्रोत्साहन बढ़ाइए बेटा कि अब बैक नहीं लगने देना है, हम आपके साथ खड़े हैं, ऑनलाइन शिक्षण आपके साथ है।
आप लोग बिल्कुल बेहिचक तरीके से अच्छे से पढ़ाई करिए। नमस्कार।